खबर, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न किए जाएंगे। इसके साथ ही झारखंड में घाटशिला के उपचुनाव की भी तारीख सामने आ गई है। 6 और 11 नवंबर 2 दिनों को पोल होंगे और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। वहीं उपचुनाव घाटशिला में 11 नवंबर को कराया जाएगा और इसके भी नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की जिसका इंतजार था, अब बिहार में चुनावी बिगुल बज गया है। 2 चरणों में बिहार के चुनाव कराए जाएंगे, 6 और 11 नवंबर को, और 14 तारीख को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। तमाम जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की, आज निर्वाचन आयोग ने इसे पूरे तरीके से ब्रीफ किया है, बताया है क्या इस बार खास रहेगा, क्या बिहार इलेक्शन इस बार उन्होंने कहा है कि सबके लिए एक मिसाल बनेगा। जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, इस बार 100% वेबकास्टिंग फैसिलिटी होगी। हर बूथों पर 90,712 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इन 90,712 पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की फैसिलिटी होगी। इसके अलावा कलर फोटो भी आपको नजर आएंगे। यह भी कहा कि बिहार में 2 चीजें खास है। 250 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर घोड़े से पेट्रोलिंग की जाएगी और वहीं 197 पोलिंग स्टेशन पर पेट्रोलिंग पार्टी नाव से जाएंगी और वहां पर नाव से ही मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये 2 खास मुख्य बिंदु जो चुनाव आयोग ने इशारा किया है। बिहार में जिस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे उनमें ये 2 खास बातें होंगी। इसके अलावा इस बार पॉलिटिकल पार्टी को 100 मीटर की दूरी पर कैंडिडेट अपना बूथ लगा सकते हैं। पहले उन्हें मनाही थी, तो तमाम जो पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की रिक्वेस्ट थी उसे ध्यान में रखते हुए अब 100 मीटर के दायरे में कैंडिडेट अपना बूथ लगा सकते हैं, अपना कैंप लगा सकते हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर भी उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों की तरफ से था कि उसकी गिनती कर ली जाए, उसे पहले खोल लिया जाए, तो उसके लिए भी चुनाव आयोग ने बताया है। इसके अलावा डिजिटल कार्ड इंडेक्स पर तमाम चीजें आपको चुनाव से जुड़ी हुई मुहैया हो जाएंगी। इसके लिए ECI नेट ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, जिसमें एक साथ सारी सुविधाएं होंगी। यानी जो पुराने ऐप चल रहे थे, जैसे C-Vigil ऐप था, E-Vigil ऐप था, वो सब रहेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं, ECI नेट ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं, तो जो पहले से भी चली आ रही सुविधाएं थी, जो ऐप थे, वो भी आपको एक साथ इसमें तमाम चीजें मिल जाएंगी। आपको एक वोटर होने के नाते जो जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी इसमें एक एपिक नंबर डालने के बाद, और जो तमाम जानकारियां चाहिए वो इसमें मिल जाएंगी। तो काफी खास होगा इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव, जिस तरह से तैयारियां की गई हैं। लेकिन इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प होने जा रहा है, बिहार विधानसभा का चुनाव, इसे समझने की कोशिश करेंगे। रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो से। रंजन जी, चलिए, जिसका इंतजार था वो बिगुल बज गया है। चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं। 2 चरण में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इस बार कितना खास, कितना अहम बिहार विधानसभा का चुनाव? यह देखिए, रणभेरी बज चुकी है और सबसे खास बात कि 2 फेज में चुनाव होने की बात कही गई है। इससे पहले कभी भी 2 फेज में जो है वो इलेक्शन नहीं हुआ था। 2020 में 3 फेज में इलेक्शन किया गया था, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को। 2015 में 5 राउंड में इलेक्शन हुए थे बिहार में, 2010 में 6 राउंड में इलेक्शन हुए थे और अक्टूबर 2005 में 4 फेज में चुनाव हुआ था और फरवरी 2005 में जो चुनाव हुआ था वो 3 राउंड में हुआ था। तो इस बार सिर्फ 2 फेज में चुनाव हो रहा है। तो ये एक नई बात है बिहार के लिए कि 2 फेज में इलेक्शन किया जाएगा। जो बातें राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग तक पहुंचाई गई थी, कही गई थी, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। 14 लाख नए मतदाता जो है वो आपको जुड़े हैं इस बार और वो इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात है तो वो भी जो है 14 लाख जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिनकी भूमिका इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। और जो एक बात आपने थोड़ी देर पहले कही कि पोस्टल बैलेट की गिनती जो है अंतिम 2 राउंड की गिनती से पहले पूरी कर लेनी होगी, वो एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि बिहार में कई सीटों पर कांटे के मुकाबले की उम्मीद है, जहां हार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है। पिछली बार भी लगभग 20% सीटों पर जो है 2.5% से कम का मार्जिन रहा था और ऐसी सीटों में जो है 21 एनडीए के फेवर में गई थी और 22 जो है वो महागठबंधन के फेवर में गई थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसे समय में पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो उसे और पारदर्शी बना
बनाते हुए चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि अंतिम 2 राउंड की गिनती से पहले ही जो है आपको पोस्टल बैलेट की गिनती कर दी जाएगी। इसके अलावा कलर्ड फोटो इस बार आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रत्याशी होंगे उनके जो सीरियल्स हैं वो आपको जो है बोल्ड फॉन्ट में मिलेंगे, 30 का फॉन्ट होगा ताकि कोई भी आसानी से देख ले। तो इन सारी चीजों की जो है कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा की गई है कि एक फेयर इलेक्शन हो और राजनीतिक दल की जो शिकायतें रहती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है इस चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए, मदन भी हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, बिहार विधानसभा चुनाव के साथ झारखंड में भी चुनाव होना है, घाटशिला का उपचुनाव होना है, उसकी भी तारीख आ गई है, 11 नवंबर को अब उपचुनाव होना है। यहाँ पर किस तरह की तैयारियां रहेंगी इस उपचुनाव को लेकर और क्या हलचल दिखेगी? बिल्कुल, देखिए, बिहार के बाद जो है अगर साथ साथ ही अगर कहें तो झारखंड में जो एक सीट पर उपचुनाव होने हैं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में, उसकी घोषणा भी आज चुनाव आयोग ने कर दी है। तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां भी जोरों पर है। लेकिन इस बार अगर आप इंडिया फोल्डर की बात करें या फिर एनडीए फोल्डर की, तो दोनों तरफ से खींचतान जरूर जारी है। दोनों तरफ से जेएमएम हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या आजसू हो, तमाम दलों की अपनी अपनी दावेदारी है। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि ये गठबंधन की बात है, बैठकर निर्णय करेंगे, आखिरी वक्त में फैसला लेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज निकल कर ये आया कि पिछले अगर 2-3 उपचुनाव को देखें तो उसमें जेएमएम ने एक फॉर्मूला बनाया था कि चुनाव से पहले ही अपने उम्मीदवार को मंत्री के तौर पर शपथ दिलाते थे, मंत्री के तौर पर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारते थे। लेकिन आखिर इस बार क्या ऐसा हुआ है कि घाटशिला चुनाव में भी ये उम्मीद की थी कि चुनाव से पहले ही मंत्री की शपथ जो है वो दिला दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के पुत्र को एक तरह से उम्मीदवार बनाने की लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये फॉर्मूला जेएमएम के लिए काफी हिट माना जा रहा था कि पहले ही वो मंत्री के तौर पर अपने अगर उम्मीदवार को मैदान में उतारते थे तो फिर वो जीत सुनिश्चित मानी जाती थी। ये माना जाता था कि आपके उम्मीदवार विधायक ही नहीं बल्कि आपके उम्मीदवार मंत्री हैं, मंत्री के तौर पर सरकार में काम करते हुए आपके क्षेत्र का भरपूर विकास करेंगे। इस उम्मीद के साथ और इस इंतजार में चुनाव का परिणाम जो है अपने पक्ष में करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था जेएमएम ने। लेकिन इस बार ये फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाया गया, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश जरूर करेंगे हम। लेकिन फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो चुनाव के तारीखों का ऐलान से पहले आजसू कार्यालय में भी थोड़ी देर पहले बैठक हुई, मंथन हुई। बीजेपी के जो नए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बने आदित्य साहू, वो भी कल मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहे कि बीजेपी की पूरी तैयारी है और घाटशिला में इस बार कमल खिलेगा। इसको लेकर के पार्टी के स्तर से भी पूरी तैयारी की गई है ताकि उस क्षेत्र का जो विकास रुका है, जब भी बीजेपी की सरकार वहां रही है तब उस क्षेत्र का विकास हुआ है। मंत्री रहते हुए और विधायक रहते हुए जेएमएम की सरकार में उस क्षेत्र में विकास नहीं हुए। वहां की जनता ये चाहती है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार कमल खिले और कमल के साथ विकास हो। लेकिन जेएमएम की बात करें तो जेएमएम का दावा है कि अब ये सीट जो है जेएमएम के फोल्डर में है और जेएमएम फिर से जीतकर इसे अपने सरकार में अपने आंकड़ों को बरकरार रखेगी और आने वाले दिनों में वहां पर क्षेत्र में जो विकास की रफ्तार है उसको जारी रखा जाएगा। तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, वादे हैं, चुनावी बिगुल जो है वो बज चुके हैं। अब देखना होगा कि उम्मीदवार कौन होते हैं, बीजेपी की तरफ से हो या फिर जेएमएम की तरफ से हो। लेकिन फिलहाल कई और नाम भी सामने आ रहे हैं। जेएलकेएम जो जयराम की पार्टी है वो भी चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार देने की बात कर रहे हैं। तो जेएलकेएम की तरफ से कौन उम्मीदवार होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि त्रिकोणीय समीकरण बनते हुए घाटशिला में दिख रहे हैं। चलिए मदन, लौटेंगे आपके पास। बिहार से संपादक इसके राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, चुनावी तारीखों की घोषणा हो गई है, अब पार्टियों में चलेगा सीट शेयरिंग का मंथन होगा और सीटें कौन सी किसके खाते में जानी चाहिए इसको लेकर अब किचकिच और ज्यादा शुरू होगी, क्योंकि इतने दिन तक अभी तक खुलासा ये नहीं किया है किसी भी पार्टी ने कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो अब सरगर्मी और तेज होगी इस घोषणा के बाद। नहीं, देखिए दरअसल में रणभेड़िया जो है वो बच चुकी है। जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ जो हम मीडिया कर्मी है, जो कि हम लोगों के लिए भी एक फेस्टिवल की तरह है, तो हम लोग भी जो इंतजार कर रहे थे आज कहीं ना कहीं से उसका पटाक्षेप हो गया है और चुनाव आयोग ने विधिवत चुनाव की घोषणा कर दी है। 6 और 11 नवंबर को चुनाव की तारीख का जो है वो घोषणा चुनाव बिहार में कराए जाएंगे 2 फेज में। और मैं आपको बताऊं मासिया जी
कि अभी तक बिहार के चुनावी इतिहास में यह एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक लास्ट जो चुनाव हुआ था 2020 में, वो भी 3 फेज में कराया गया था। यानी कि बिहार में पहली बार 2 फेज में जो है वह चुनाव कराया जा रहा है। और जब कल सीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वहां मौजूद था, तो उस समय उनकी बॉडी लैंग्वेज से और जिस तरीके से उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की थी, उससे ये बात क्लियर हो गया था कि 2 फेज में जो है वो बिहार का चुनाव होगा। और कल हम लोगों ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक भी किया था। तो निश्चित तौर पर जो चिंता आपकी है किसी सीट शेयरिंग को लेकर, तो मैं आपको बताऊं, देखिए देर रात तक तेजस्वी आवास पर बैठक हुई है, उसमें महागठबंधन में सब कुछ लगभग क्लियर हो चुका है। बुधवार को यानी कि परसों 8 तारीख को जो है विधिवत महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और सीटों की घोषणा कर देगा कि किस सीट पर कौन लोग चुनाव लड़ेंगे। और 130 सीट आरजेडी के खाते में गई। तो महागठबंधन पूरे तरीके से चुनावी मोड में जो है वो आ चुका है। इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके आप देखिए कि आम आदमी पार्टी जो है वह 12 सीट की सूची अभी जारी कर दी है। अभी जब चुनाव आयुक्त घोषणा कर रहे थे उसके पहले ही उन्होंने सूची जारी कर दी। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि जनसुराज जो है वो 9 तारीख को यानी कि गुरुवार को जो है वो अपनी पहली सूची वो जारी कर रहा है। तो महागठबंधन में भी सीट का फैसला हो चुका है। एनडीए में थोड़ा बहुत पेट फंसा हुआ है, लेकिन मैं अभी देख पा रहा हूँ कि जस्ट थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग की घोषणा के थोड़ी चंद सेकंड बाद ही जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया और लिखा है कि हम एनडीए के साथ हैं, यानी कि एनडीए पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। तो कल जो धर्मेंद्र प्रधान गए हुए थे जीतन राम मांझी के आवास पर और इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि सब कुछ एनडीए पर ठीक ठाक नहीं चल रहा है, चुनाव की घोषणा के बाद वो क्लियर हो गया है कि मांझी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो पूरी तरीके से एनडीए के साथ है। अब रही बात सीट की, तो 8 तारीख को दिल्ली में एनडीए की वहां पर बैठक होने वाली है और उस बैठक में यह तय कर लिया जाएगा कि किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी पूरी तरीके से एनडीए के साथ तैयार, लड़ाई लड़ने को तैयार है। चिराग पासवान जो है वो पूरी तरीके से एनडीए के साथ है और विधानसभा चुनाव में लड़ाई लड़ने को तैयार है। बीजेपी खुद है ही और जेडीयू खुद है ही। लेकिन इस बार एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक जो चुनाव हो रहे थे एनडीए में, उसमें जेडीयू जो है वो बड़े भाई की भूमिका में हुआ करती थी और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में हुआ करती थी। लेकिन इस बार जो एनडीए में बातचीत हुई है, कल चूंकि जब धर्मेंद्र प्रधान आए थे तो उन्होंने ललन सिंह से जाकर के मुलाकात की, संजय झा के साथ उनकी लंबी मीटिंग हुई है रात के 11 बजे तक। तो ये तय हुआ है कि लगभग 101 और 101 सीट पर जो है वो बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी। बाद बाकी जो 41 सीटें हैं उसमें से 21 सीट जो है वो रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनको दी जाएगी। 5 से 7 सीटें जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है, 5 से 7 सीटें जो है वो जीतन राम मांझी को दी जा सकती है। तो लगभग यहाँ पर भी सब कुछ ठीक ठाक समीकरण बना हुआ है एनडीए का सीट शेयरिंग का। अब सिर्फ 8 तारीख को दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी और उसके बाद यह फाइनल हो जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए बिहार के लिए इस बार कई मायनों में चुनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो यह है कि एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि 20 साल से लगातार नीतीश कुमार जो है वो बिहार में शासन कर रहे हैं, तो क्या 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी इस चुनाव में देखने को मिलेगा? एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप देख रही होंगी कि पिछले कुछ दिनों से फैसले हुए हैं वो एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए नाकाफी दिख रहे हैं। देखिए मैं वही आपसे कह रहा था सर जी कि अभी जो नीतीश कुमार ने लगातार ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, अब आज की अगर आप बात करें तो आज भी उन्होंने लगभग 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए हैं। पटना को मेट्रो की आज भी उन्होंने सौगात दी है। बिजली विभाग में उन्होंने कई 21,000 करोड़ रुपए जो है वो बिजली विभाग में उन्होंने आज दिए हैं। समझिए कि आप 4 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और ये सुबह से लेकर के अभी तक में नीतीश कुमार ने ये तीन बड़ी घोषणाएं की, 3 बड़ा काम किया है। भूमिगत मेट्रो का यहाँ उन्होंने शिलान्यास किया है। 125 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री की है। 75 लाख महिलाओं के खाते में जो है वो 10-10 हजार रुपए दिए और 3 महीने बाद फिर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता जो युवा है, जो ग्रेजुएट युवा है, उनको 1,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो कई इस तरह के काम किए हैं नीतीश कुमार ने जो निश्चित तौर पर महागठबंधन के ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप महागठबंधन की बात करेंगी तो महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई बेरोजगारी बिहार में जबरदस्त है, पलायन आज तक रुका नहीं पिछले 20 साल में, करप्शन का लेवल जो है वो बिहार में बहुत ज्यादा हाई है, बिहार में क्राइम का लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो विपक्ष के पास ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के पास तो इतने काम नीतीश कुमार ने किए हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी की बातें जो है वो विपक्ष के द्वारा लाई जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने जितना काम किया है वो निश्चित तौर पर एनडीए को इसका माइलेज मिलना चाहिए। हालांकि ये कहना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि जनता का क्या मूड है, जनता किस मूड पर क्या करके वोट करती है। लेकिन हम लोग जो लगातार देख रहे हैं कि बिहार में पिछले 20 साल में वाकई में बिहार की तस्वीर और तदवीर अगर किसी ने बदली है तो वो नीतीश कुमार है। लेकिन आने वाले दिनों में जब 6 और 11 तारीख को जनता जब वोट गिराने के लिए जाएगी मतदान केंद्रों पर और जब 14 तारीख को परिणाम सामने आएगा उसके बाद यह पता चल पाएगा कि वाकई में 20 साल नीतीश कुमार
ने जो काम किया है उसका उनको परिणाम मिलता है या फिर जनता इस बार बदलाव करती है। जी। चलिए, दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। दीपक, इस बार चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की हैं, बहुत व्यापक तरीके से तैयारियां की हैं। पहली बार ऐसा बिहार जैसा जो बड़ा प्रदेश है वहां पर 2 चरणों में चुनाव कराना, 100% वेबकास्टिंग की फैसिलिटी, कई ऐप लॉन्च हुए हैं और उनमें तमाम जानकारियां मिलेंगी। बहुत व्यापक तरीके से तैयारियां नजर आ रही है शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर। देखिए, बिल्कुल आसिया, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तकरीबन 46 मिनट से ज्यादा का वक्त था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया और इन बातों के अंदर जो है बिहार को लेकर जो जिन बातों का उन्होंने ध्यान रखा और जिन जिन बातों को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी वो काफी अहम बातें हैं, क्योंकि आप देखिए कि 7.42 करोड़ जो मतदाता है इस बार जो है वोट डालेंगे और 14 लाख नए मतदाताओं को इस बार जो है बिहार इलेक्शन में जोड़ा गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इलेक्शन कमीशन ने भी माना है कि जितनी आबादी एक दूसरे देश की होती है उतनी आबादी से एक राज्य की है और उस राज्य के अंदर भी वोटरों की आबादी जो है वो 742 करोड़ होती है। उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें जो है वो बिहार इलेक्शन को देखते हुए जोड़ी गई है, जिसके अंदर जो है 1100 पोलिंग स्टेशन पर यानी 1100 से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन है उसमें घोड़ों से जो है पेट्रोलिंग की जाएगी। वेबकास्टिंग का भी सुविधा दिया गया है। उसके साथ साथ कई जो पुलिस है, जो स्थानीय पुलिस है, जो राज्य पुलिस है, उनकी तैनाती रहेगी। तमाम बड़े व्यापक रूप से जो है जो सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। फेक न्यूज, क्योंकि हमने देखा है कि तकरीबन कई चुनावों में हमने देखा है कि फेक न्यूज जो है काफी बड़ा असर जो है चुनाव के काउंटिंग से लेकर जब वोटिंग पड़ती है तब तक हम एक बड़ा असर डालती है। तो फेक न्यूज पे भी जो है इस बार काफी ज्यादा नजर रहने वाली है और इलेक्शन कमीशन ने ये साफ कर दिया है कि इस बार फेक न्यूज फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके साथ साथ हिंसा का भी उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि इस इलेक्शन के अंदर जो है हिंसा जैसे मुद्दों का स्थान नहीं होगा। खासकर जो स्थानीय पुलिस है, जो राज्य पुलिस है, उनको पहले ही अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है ताकि जो संदिग्ध जो लोग हैं उनका खासा नजर रखा जाए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन देखिए, 2 फेज में ये चुनाव होने हैं, 6 तारीख और 11 तारीख और 14 तारीख को जो है इसके रिजल्ट आ जाएंगे और 16 तारीख को जो है पूरी तरीके से जो है प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन 40 दिनों के भीतर अगर देखा जाए तो 40 दिन के भीतर जो है इलेक्शन कमीशन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि 40 आरक्षित सीटों को जो है इस बार बिहार के अंदर रखा गया है, जिसमें 38 एससी और 2 एसटी। तो ये कहीं ना कहीं एक अपनी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन लगातार अपनी बातें पहले भी रख रहा था और व्यापक रूप से जो है अपनी कार्रवाई करते हुए बड़ी तैयारियों की तरफ जुटा हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस बार जब 2 फेज में चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा एसआईआर, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर का पुरजोर विरोध हमने बिहार में देखा और वहीं कुछ लोग समर्थन में भी खड़े हुए थे, तो इसका एक बड़ा असर जो है बिहार के वोटरों पे इस बार पड़ेगा। जब 7.42 करोड़ वोटर इस बार जब वोट डालेंगे तो अपने आप में एक बड़ी बात है और इसीलिए एनडीए ने भी अपनी कमर पूरी तरीके से कस लिया और महागठबंधन जो कि लगातार ये कह रहा है कि इस बार जो है प्रचंड सीट की बढ़त के पास जो है अब महागठबंधन भी आगे पहुंच रहा है। जी दीपक, अब दिल्ली दौड़ भी शुरू होगी जिन्हें टिकट चाहिए या फिर सीट शेयरिंग को लेकर अगर जिन सीटों पर जिच है या किचकिच हो रही है या फिर सीट शेयरिंग को लेकर जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसका खेल भी अब शुरू होगा और दिल्ली से ही उसकी शुरुआत होगी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि 8 तारीख को हालांकि एनडीए की एक बड़ी बैठक रखी गई है नई दिल्ली के अंदर, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है इससे पहले ही तय कर लिया गया है। एक औपचारिक ऐलान जो होना है वो नई दिल्ली से जो है वो बिहार की जनता और तमाम देशवासियों को जरूर दी जाएगी। लेकिन क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर लगातार की तकरार लगी हुई थी कि आखिरकार एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, और जैसे मेरे सहयोगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया
रहा है कि इस बार जेडीयू जो है वो छोटे भाई की भूमिका में नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगा। और पहले इस तरह की जो समीकरण बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन क्योंकि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगा कि अपने हाथों से निकाला जाए, और इस बार वो ये चाहेगा कि बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी छाप छोड़े। और इसलिए आप देखिए कि बड़े आला कमान के जो लोग हैं, बड़े जो नेता हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, विनोद तावड़े की बात करें, तमाम जो लोग हैं वो बिहार के दौरे पे रहते हैं, लगातार बिहार के दौरे वो करते हैं। जो बिहार के प्रभारी हैं दीपक प्रकाश, वो भी वहां पे पहुंचते हैं, विनोद तावड़े लगातार वहां पे बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता नजर आ रहा है। खास तौर पर एक तरफ जब महागठबंधन है जो लगातार ये कह रही है कि सबसे बड़ा जो उनके लिए जो रोड़ा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को लीड रोल ना देने के लिए जो है महागठबंधन ने एक बड़ी प्लान जरूर तैयार की होगी। लेकिन अब पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, तमाम जो एनडीए घटक दलों के जो नेता हैं वो लगातार जो है एक अपनी अहम भूमिका में नजर आए हैं। पवन सिंह को भी लेकर लगातार जो है चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है आसिया कि जैसे ही अब डेट अनाउंस हो चुका है तो बड़े स्टार कैंपेन के लिए जो बड़े स्टार हैं उनको मैदान में उतारा जाएगा, जो कि एनडीए की तरफ से जो है कैंपेनिंग करेंगे, प्रचार करेंगे। इसमें बड़े बड़े नाम जरूर शुमार, और उसका एक बड़ा फैक्टर, बड़ा जो असर है वो बिहार के खासकर रूरल इलाके में जरूर देखने को मिल सकता है आपको। जी चलिए रंजन जी, अब जो सीट शेयरिंग है, जैसे महागठबंधन में लगभग तस्वीरें साफ हैं, जेएमएम के नुमाइंदे भी पहुंचे और इस पर बातचीत हुई है, उससे मदन से हम जानकारी भी लेंगे उसके बारे में। लेकिन एनडीए में किन किन सीटों पर, कितनी सीटों पर कहाँ पेच फंसता हुआ किस पार्टी की तरफ से नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक एनडीए में पेच फंसने की बात है तो बीजेपी और जेडीयू के बीच उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कुछ एक सीट इधर से उधर हो सकते हैं, एक दो सीट जेडीयू को ज़्यादा मिले या एक दो सीट बीजेपी को ज़्यादा मिले या दोनों बराबर पर लड़ें, ये हो सकता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेच फंसने की बात नहीं है। दरअसल ये देखना है कि एलजेपीआर के जो सुप्रीमो हैं चिराग पासवान, वो कितनी सीटों पर मानते हैं, क्योंकि पिछली बार जो जेडीयू को नुकसान हुआ था वो चिराग पासवान की ही वजह से हुआ था, और चिराग पासवान जो है लगभग 5.77% वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो इस बार भी जो उनकी ख्वाहिश है, चिराग पासवान जो है वो 30+ सीटें चाहते हैं, जबकि अगर आप देखें तो एनडीए की तरफ से उनको 25 से 30 के बीच मैक्सिमम बात की जा रही है, या 25 के साथ एक राज्यसभा की सीट जो है वो दी जा सकती है। जीतन राम मांझी की अपनी परेशानी है, वो अपने दल को मान्यता दिलाने के लिए एक सर्टेन संख्या में सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है कि हम एनडीए के साथ हैं और साथ रहेंगे, तो ये बात हो गई। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एनडीए में देखें तो अगर चिराग पासवान से मैटर सॉल्व हो जाता है तो फिर एनडीए में सीट बंटवारे में उतनी परेशानी नहीं आने जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप महागठबंधन में देखें तो वहाँ पर भी सीटों को लेकर जो है एक दावेदारी जो है अलग अलग तरह से की जा रही है। कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि वो 55 से 60 सीटों के बीच मैक्सिमम चुनाव लड़े। पिछली बार 70 सीटों पर था, तो 10 से 15 सीटों पर जो है उसे अपनी दावेदारी छोड़नी होगी। वो कौन से 10-15 सीट होंगे, क्योंकि महागठबंधन में ये भी बात हुई है कि जो पिछली बार जहां जीता है और दूसरे नंबर पर रहा है उसमें बहुत छेड़छाड़ नहीं की जाएगी 2-3-4 सीटों को छोड़कर। इस बार लेफ्ट की डिमांड भी ज़्यादा है। भाकपा माले ने पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था तो वो ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रही है, और सीपीआई और सीपीआईएम की भी डिमांड जो है वो बढ़ी है। तो 30+ सीटों पर ऑलमोस्ट 35 के आसपास जो है लेफ्ट की डिमांड जो है वो जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि वीआईपी को कितनी सीट दे पाएंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि पिछली बार अगर आप बात कीजिए तो जो आरजेडी है वो 144 सीटों पर
चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो कितनी सीटों को सेक्रीफाइस करे। जो मीटिंग जो है संडे को हुई है उसमें भी आरजेडी को कहा गया है सहयोगी दलों के द्वारा कि आप जो है त्याग कीजिए, सेक्रीफाइस कीजिए साथी दलों के लिए जो सीटें हैं उसको। तो अब वीआईपी को लेकर एक पेच यहां पर फंस सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी जाने जाते हैं, पिछली बार भी आपने देखा था कि बिल्कुल आखिरी मौके पर उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया था। तो मुकेश सहनी पर भी नजर होगी कि क्या वो कितने सीटों से संतुष्ट होते हैं। हालांकि मुकेश सहनी भी कहते हैं कि एक सम्मानजनक समझौता तो चाहिए। हालांकि अगर हम अलग अलग लड़ने को हम भी 243 पर लड़ सकते हैं, आरजेडी भी 243 पर लड़ सकता है, लेकिन इससे नुकसान होगा। तो वो इस बार ऐसा लगता है कि चाहते हैं कि वो वहां बने रहें, लेकिन उनको जो है एक सम्मानजनक सीट जो है चाहिए है। तो अब क्या वो सीट उनको मिल पाता है? इन सब के अलावा आप अगर ये देखिए कि यहां पर पशुपति पारस की पार्टी है, उनकी भी एक अपनी डिमांड है, 3 से 4 सीट कम से कम उनको आपको देना होगा। जेएमएम कितनी सीटों पर मानेगा, ये बड़ा सवाल है। और जो फार्मूला दिख रहा है उसमें जो दिख रहा है कि अधिकतम 2 सीट जो है वो जेएमएम को दी जा सकती है महागठबंधन में, इससे ज्यादा जो है शायद उनको न मिले। तो उसमें से 1 सीट कटोरिया की हो सकती है। तो ये चर्चाएं हैं। हालांकि जेएमएम की डिमांड लगभग 1 दर्जन सीटों पर है, कम से कम 5 से 6 सीट पर वो लड़ना चाहेगा। लेकिन क्या इतनी सीट जो है वो दे पाएगा महागठबंधन, ये देखना होगा। क्योंकि पिछली बार भी 3 अक्टूबर 2020 को महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ था और 7 अक्टूबर को जेएमएम ने घोषणा कर दी थी कि वो महागठबंधन में शामिल नहीं होगा, अलग से चुनाव लड़ेगा, लेकिन झारखंड में उसका गठबंधन बना रहेगा। तो इसलिए अब चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी जो अधिकारी हैं वो वहां जा रहे हैं, वहां बातचीत करेंगे, कितनी सीटों पर समझौता होता है, सुदव्य सोनू होंगे, विनोद पांडे होंगे, तो क्या फैसला आता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो फिलहाल अगर देखिए तो ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर खाने चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है।